ठीक है, टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन। इसमें क्या होता है कि एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर ऐसे लगे होते हैं आपस में, ठीक है। तो इनिशियली जो है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। एलसी ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है थ्रू दिस इंडक्टर और एक टाइप का ऑसिलेशन होता है, मतलब एक एनर्जी जो है दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इस टाइप के ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, मतलब कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। तो इस टाइप के ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन। एनर्जी का ट्रैवल करना या कन्वर्ट होना। तो इनिशियली जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी होती है, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। कैपेसिटर इनिशियली फुली चार्ज होता है। जैसे आप इसको इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो वैसे इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, इतनी हो सकती है। स्टार्टिंग में ये नहीं है, स्टार्टिंग में इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर जो है फुली चार्ज है। कितना चार्ज है वो, क्यू नॉट का क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज। और कितनी एनर्जी स्टोर है उसके अंदर, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। तो कैसे ये एनर्जी ट्रांसफर होती है, देखो चेंज होती है। फर्स्ट डायग्राम में क्या बताया जा रहा है कि इनिशियली करंट जीरो है। अगर करंट जीरो है तो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, जिसको हम बोलेंगे यूई। ये सारी की सारी एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इसके अंदर स्टोर। जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो करंट यहाँ से प्लस से, कैपेसिटर की ये वाली प्लेट इनिशियली पॉजिटिव है, तो यहाँ से करंट स्टार्ट हो जाएगा इंडक्टर के थ्रू फ्लो करना। अब इंडक्टर उस करंट की वजह से, क्योंकि इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी इसमें, मतलब इसमें इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लग जाएगी। तो ये उसकी डायरेक्शन है। तो ये एनर्जी इधर को डिस्ट्रीब्यूट होने लगी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधी आधी एनर्जी अब कन्वर्ट हो चुकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटिक। जब ये पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो करंट सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ये मैक्सिमम एनर्जी। तो ये वाली सिचुएशन में क्या हुआ कि सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अब मैग्नेटिक एनर्जी बन चुकी है। अब ये जो इंडक्टर है, अब क्योंकि इसमें करंट क्या हो चुका है, मैक्सिमम, तो अब करंट इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो इसकी इसकी जो लाइनें हैं, इसमें इसका जो फ्लक्स है वो अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसमें फ्लक्स डिक्रीज होएगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो हो रहा है उसी की डायरेक्शन में एक इंड्यूस करंट फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि लेंज लॉ क्या कहता है कि वो फ्लक्स को कम नहीं होने देगा। तो कम नहीं होने देगा तो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करंट क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा। तो ये इंड्यूस करंट फ्लो होएगा जिसकी वजह से अब कैपेसिटर चार्ज होने लग गया है। तो करंट ये कहाँ से जा रहा है, इंडक्टर से, और चार्ज किसको कर रहा है, कैपेसिटर को। अब जब ये पूरी तरह, अब यह इस वाली सिचुएशन में सारा का सारा कैपेसिटर जो है फुली क्या हो गया, अब अगेन चार्ज हो चुका है। तो अब वो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अब वो चार्ज हो चुका है, ठीक है। और इस क्योंकि इस डायरेक्शन में चार्ज होता है, ये वाली प्लेट उसकी पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। अब ये दोबारा से क्या होने लग गया, डिस्चार्ज। अब ये कौन सा करंट है, जो कैपेसिटर से जा रहा है इंडक्टर की तरफ। तो ये इंडक्टर फिर से इसमें क्या इंड्यूस होने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर यू बी, और इसके अंदर हो जाएगा यू ई। अब जब ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर क्या होने लग जाएगा, टोटली मैग्नेटिक एनर्जी। अब फिर से फ्लक्स डिक्रीज होने लग जाएगा तो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। यह है इंड्यूस करंट। ये इंड्यूस करंट दोबारा से इस कैपेसिटर को क्या करने लग जाएगा, चार्ज करने लग जाएगा। ये इसकी पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव होगी। तो ये फर्स्ट वाली स्टेज दोबारा से फुली चार्ज हो जाएगी। तो इस टाइप से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है, और ऐसे ऑसिलेशन को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। अब इसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इनिशियली द कैपेसिटर चार्ज एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन इट, कितनी एनर्जी स्टोर है, U इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। जैसे सर्किट को क्लोज करते हैं, कैपेसिटर बिगिंस टू डिस्चार्ज इटसेल्फ थ्रू द इंडक्टर, और उसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, होने लगती है, हाफ बी एल आई स्क्वायर। जब करंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा, मतलब आई नॉट हो जाएगा, तो पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। कितनी, यू बी इक्वल टू हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर।
आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कंप्लीट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर डिक्रीजेस, कम होने लग जाएगा। इंड्यूस करंट, इंडक्टर में करंट इंड्यूस होने लग जाएगा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि वो फ्लक्स को कम नहीं होने देना चाहता। करंट 10 चार्जेस, और ये जो इंड्यूस करंट है ये अब कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। द मैग्नेटिक एनर्जी बिगिंस टू चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर होने लग जाती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैपेसिटर फुली चार्ज, जब कैपेसिटर फुली चार्ज होएगा तो फिर वो डिस्चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस रिपीट अगेन अगेन, और एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती हैं। और इन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या रहता है, सेम। thus we can say the energy of the system continuously surge back and forth between the electric field of capacitor and magnetic field of inductor. This produced electrical oscillation of definite frequency. This is called LC oscillation. अगर एनर्जी में कोई लॉस नहीं है तो ऐसे ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाले को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का आप डायग्राम भी वो भी बना सकते हो, ग्राफ। इसमें एम्पलीट्यूड क्या रहता है, इक्वल रहता है, तो ये बराबर फ्रीक्वेंसीज होंगी ऊपर नीचे। दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये था एलसी ऑसिलेटर। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है तो अनडैम्प्ड होता है, अगर एम्पलीट्यूड बदल रहा है तो डैम्प्ड होता है। दिस इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अब मान लेते हैं कि जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस लेट कर लेते हैं कि जो इंडक्टर था अपना एलसी ऑसिलेटर था ना, तो कैपेसिटर ऐसे था और इंडक्टर ऐसे था। ये कैपेसिटर था और ये इंडक्टर था। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होता है वी सी इक्वल टू क्यू बाई सी। अब एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है कि ये डिक्रीज, कैपेसिटर का चार्ज जो है वो कम होता है, तो एज क्यू डिक्रीजेस, क्यू कम हो रहा है कैपेसिटर का तो करंट बढ़ रहा है, एंड आई इंक्रीजेस, इसीलिए इसमें फ्लक्स बढ़ेगा। अब जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो इंडक्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल या ईएमएफ, पोटेंशियल अक्रॉस, जिसको हम ईएमएफ भी बोल रहे हैं, ईएमएफ जनरेट होएगा इसके अंदर, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टर, वो वोल्टेज क्या होगी, माइनस एल डी आई ओवर डी टी। फॉर्मूला होता है, एल होता है इंडक्टेंस। अब किसी क्लोज सर्किट में नेट वोल्टेज जीरो होता है, किसका कहना है, किरचॉफ का। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अकॉर्डिंग टू के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कि नेट वोल्टेज जो है वो जीरो होना चाहिए। किसका नेट वोल्टेज जीरो होना चाहिए, एक क्लोज सर्किट का, वी एल और वी सी का सम जीरो। ये है माइनस एल डी आई ओवर डी टी, और ये है प्लस क्यू बाई सी। अब हमें पता है कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो हम करंट को ये पुट कर सकते हैं, पी का आई होता है डी क्यू बाई डी टी, पर अपना हम पुट करेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है और करंट इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज क्यू डिक्रीजेज और आई इंक्रीजेज, इसलिए माइनस का पुट कर रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे अब रिलेशन, माइनस एल डी बाई डी टी को एज इट इज रखा, इसको पुट कर दिया माइनस डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एल से डिवाइड कर दो ईच टर्म को, तो ये आ गया हमारे पास
डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू ज़ीरो। क्या ये एक इक्वेशन है एस एच एम की? सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये इक्वेशन आ चुकी है। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ एस एच एम। एस एच एम की डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक्स में थी और वो क्यू में है। तो अगर कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या दिख रहा है हमें? ये एल बाई सी ओमेगा स्क्वायर की जगह। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, on comparing we get omega square equal to 1 upon LC, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो फाइनली हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओमेगा को 2 पाई न्यू बोलते हैं। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या एल सी ऑसिलेशन। अब करेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर, it is a device which convert low voltage to high or high voltage to low। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल्स होती हैं और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं। बीच में सॉफ्ट आयरन कोर की लैमिनेटेड कोर होती है। दो टाइप के ट्रांसफार्मर हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये मैंने स्टेप डाउन बनाया, कैसे पता चला? सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज आउटपुट जो है वो कम निकलेगी। कम निकलेगी मतलब लो वोल्टेज होगी। तो अगर लो वोल्टेज निकले तो स्टेप डाउन होता है। यह है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आउटपुट कम निकलेगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स में कम है। इसे सेकेंडरी कॉइल्स बोलते हैं और इसे प्राइमरी। प्राइमरी कॉइल्स अगर कम हो और सेकेंडरी कॉइल्स ज़्यादा हो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनेगा, ज़्यादा आउटपुट निकलेगी, हाई वोल्टेज। दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का जो है बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस which states that any change in flux linked with neighboring coil and EMF induced in itself by another coil। नेबरिंग कॉइल में फ्लक्स अगर इंड्यूस हो रहा, चेंज हो रहा है, तो खुद में क्या जनरेट होएगा, ईएमएफ। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे इट कंसिस्ट प्राइमरी कॉइल्स connected with input voltage and secondary coils gives output voltage। सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट निकलेगा और प्राइमरी को अपने इनपुट से जोड़ा है। देयर इज laminated soft iron core between these coils which minimize the eddy current। थ्योरी में लिखेंगे लेट एन पी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल में, एन एस नंबर ऑफ टर्न्स in secondary coil EP इनपुट वोल्टेज क्योंकि प्राइमरी से कनेक्ट है अक्रॉस प्राइमरी सेल प्राइमरी कॉइल, ES आउटपुट वोल्टेज है
अक्रॉस, जो कहाँ से होएगी, सेकेंडरी कॉइल से। अब एक जो कॉइल पे एक टर्न पे पोटेंशियल सेम है, यही इसका प्रिंसिपल है मेन। सिंस EMF induced in one coil in one turn in each, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, एक टर्न पे सेम EMF है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज सेम, इक्वल है दोनों में एक टर्न में। सो EP बाई NP इक्वल होएगा ES बाई NS के। एक टर्न का EMF ऐसे ही निकलेगा, EP टोटल है तो NP से डिवाइड करने से निकलेगा। अब यहाँ पे ES आउटपुट S है तो S निकाल लिया, NS बाई NP इंटू EP, इस ब्रैकेट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशो, ट्रांसफॉर्म रेशो या ट्रांसफॉर्मर रेशो। अगर सेकेंडरी कॉइल्स ज़्यादा हैं प्राइमरी से तो आउटपुट ज़्यादा निकलेगी। ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अगर सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी से तो आउटपुट कम निकलेगी। ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अब जो इसकी पावर है, पावर का रेशो क्या होता है, एफिशिएंसी, ईटा से डिनोट करना है, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। पावर आउटपुट क्या थी, ES/IS, पावर का फॉर्मूला VI होता है ना, वोल्टेज इंटू करंट। आउटपुट सेकेंडरी देता है और इनपुट प्राइमरी देता है। अगर एफिशिएंसी 100% हुई, अगर एफिशिएंसी 100% हुई तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इफ़ ईटा 100%, जो कि पॉसिबल नहीं है, और अगर हुआ तो ये 1 हो जाएगा, तो ये EP/IP इक्वल हो जाएगा ES/IS के। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो EP/ES इक्वल हो जाएगा IS/IP, और ऊपर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे NS/NP के। एक और फॉर्मूला करंट और EMF के बीच में। अब क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होता है। तो लॉस इन ट्रांसफार्मर, क्या क्या लॉसेस ट्रांसफार्मर में देखे जाते हैं, जैसे कि कॉपर लॉस, जो कॉइल्स हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होंगे। ऐसे लॉस को हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं।
हिस्टेरेसिस लॉस, आयरन लॉस तो हो ही गई, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में है। फ्लक्स लीकेज हो सकता है, फ्लक्स लीकेज। और एक लॉस तो सभी में होता है, यूमिंग साउंड, जिसे यूमिंग लॉस बोला जाता है। तो ये सारे जो हैं ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं। तो ये था ट्रांसफार्मर।